Hello students, मैं इसके हुसैन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस.के Hussain, हुसैन sir. सर की Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain, केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका स्वागत है। S.K. Hussain, sir. आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको देखिए। और हमने जो पढ़ा था सबसे पहला वीडियो साइंस का बेसिक, उसके बाद पढ़ा था केमिस्ट्री 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो 10th का था या फिर उससे आगे कंपटीशन तक। और तीसरा चैप्टर पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 10th तक के बायो का। अब जो ये फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा, ये भी 10th तक का ही है। इसको गौर से देखिए, समझिए, दिक्कत हो कमेंट में पूछिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो इसको गौर से देखिए। हम इसे पढ़ते हैं फिजिक्स में विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर इसमें बहुत सारी बात सब उसको पढ़ेंगे। इसको गौर से पहले देखिए कि करंट एनर्जी का सोर्स है। 9th में हम पढ़ेंगे एनर्जी, जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। एनर्जी जो होती है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं बस। तो करंट, लाइट, हीट, साउंड, ये सब एनर्जी है, ये एक दूसरे में चेंज होता रहता है। तो करंट भी है, वो एनर्जी का ही एक फॉर्म है, एक सोर्स है। इसका कन्वर्शन, एनर्जी तो चेंज होती है एक दूसरे में, तो लाइट को भी हम, तो करंट को भी हम बदल सकते हैं लाइट एनर्जी में। तो देखिएगा, करंट से लाइट, करंट से हम लाइट प्रोड्यूस, पैदा कर लेते हैं, बदल लेते हैं लाइट में करंट को। लाइट को हम उसके बाद फिर करंट को चाहते हैं हम तो हीट में भी बदल लेते हैं। देखिएगा, करंट से हम हीटर जलाते हैं तो हम करंट को हीट में भी बदल लेते हैं। करंट को हम साउंड में भी बदल लेते हैं। करंट को देखिएगा, माइक जो होता है उसमें एम्पलीफायर होता है, उससे हम साउंड को बढ़ा लेते हैं। तो करंट साउंड में भी बदला जा सकता है, ETC और समय बदल सकते हैं। अब है कि करंट दिखाई पड़ता है, कैसा होता है, कैसे चलता है, कहां रहता है। तो करंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में केमिस्ट्री में जानते होइएगा कि एटम में न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाहर में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। तो वही जो इलेक्ट्रॉन होता है, हर कुछ एटम से मिलकर बना, हर कुछ में इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जब लगातार फ्लो करेगा तो उसी से करंट बनता है। अब करंट देखिएगा दो टाइप का होगा, अल्टरनेटिंग करंट AC और डायरेक्ट करंट DC। तो ये जब हम AC DC पढ़ेंगे तो वहां उस चीज को उसके बारे में पढ़ेंगे। अब है कि जिस ऑब्जेक्ट में, जिस चीज में करंट फ्लो हो जाता है उसको हम कहते हैं कंडक्टर। तो किसी चीज में करंट फ्लो होता है, किसी में नहीं होता है, ऐसा क्या है? तो देखिए, मेटल जिसमें के बाहरी ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को ले जाने का काम करता है, इसीलिए उसमें करंट चलता है। तो जिस ऑब्जेक्ट में करंट फ्लो होता है, मेटल में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, तो उसको हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे मेटल सब में ऐसा देखा गया मोस्टली। आज जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, जैसे नॉन मेटल में, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है, तो उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। हिंदी में कुचालक इंसुलेटर को, और चालक कंडक्टर को कहते हैं। सिल्वर जो होता है, चांदी, वो करंट का सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। ग्रेफाइट है नॉन मेटल, कार्बन है, लेकिन फिर भी यही एक्सेप्शन है कि इसमें भी करंट का फ्लो होता है ग्रेफाइट में। देखिए, आई मतलब होता है, शॉर्ट में आई लिखते हैं करंट। अब करंट को नापते हैं किस चीज से कि कितना करंट है? तो करंट को नापा जाता है
आमीटर से। करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। अब जहां पे जो चीज आएगा पढ़ने का कि आमीटर, रेसिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज, जो जहां पर आएगा वहां पर उस चीज को हम लॉ में जानेंगे, पढ़ेंगे। ओम्स लॉ इसको वहां पर पढ़ेंगे, जानेंगे। करंट को फ्लो होने में जो डिस्टरबेंस उत्पन्न करता है, देखिए करंट को फ्लो होने में जो चीज उसको दिक्कत पैदा करेगा उस चीज को कहेंगे रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस क्या है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे होता है, सब यूनिट सब उसका रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। अब ये इंट्रोडक्शन है। हमारे घर में जो वायरिंग होती है तो वो अब सीरीज पैरेलल से पढ़ेंगे कैसे होता है वहां पे। तो अभी खाली समझिए कि हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो सीरीज में नहीं होकर के पैरेलल में होती है। पैरेलल में कनेक्ट रहती है, सीरीज में नहीं। हमारे घर की वायरिंग पैरेलल में है, पैरेलल में कनेक्ट रहती है। अब देखिए अब कुछ चीजें इसमें कि अगर हम तार की लंबाई, वायर की लंबाई को बढ़ा देते हैं बहुत ज्यादा, देखिए हम यहाँ क्या करें कि जहां पे है यहाँ पे हम प्लग लगाएं, यहीं पे जनरेटर चालू करें और यहां से जाकर के 500 किलोमीटर की दूरी पे किसी बल्ब को जलाएं और यहीं पे किसी बल्ब को जलाएं, तो देखेंगे ना कि कौन बल्ब ज्यादा चमक रहा है, किसमें ज्यादा वोल्टेज है, किसका ग्लोइंग ज्यादा है। तो जो नजदीक में रहेगा ना उसका चमक, उसमें ज्यादा लाइट, ज्यादा चमक रहेगा, और जो दूरी पे रहेगा उसका चमक कम रहेगा। इसका मतलब है कि दूरी के बढ़ने से करंट घटा, वोल्टेज घटा, रेसिस्टेंस मतलब रुकावट करंट को चलने वाला बढ़ गया। इसलिए नजदीक में छोटा तार है तो करंट भी ज्यादा है, वोल्टेज भी ज्यादा है, और जो रेसिस्टेंस रुकावट वाला था कम है तो ज्यादा अच्छा से चला। और दूरी बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ गया, उसको रुकावट वाला बढ़ गया, लेकिन उसका करंट और वोल्टेज जो था वो घट गया। कैसे होता है सब उस जगह पे जानेंगे, जहां पर पढ़ेंगे। और उसी तरह से जो तार की मोटाई है वह भी बढ़ने से उसमें करंट वोल्टेज ज्यादा रहेगा, बल्ब ज्यादा अच्छा से जलेगा। तार को पतला कर दें, पतला तार होगा तो उसमें करंट कम जाएगा, वोल्टेज कम, मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा रहेगा। उसमें काहे रेसिस्टेंस ज्यादा रहता है कि इलेक्ट्रॉन जो चलता है ना तो कम जगह है तो इलेक्ट्रॉन में टक्कर होता है, टक्कर होने के बाद उसमें हीट निकलता है, हीट एटमॉस्फेयर में बाहर चला जाता है, तो एनर्जी कम गई, इसलिए रेसिस्टेंस बढ़ गया, लाइट वोल्टेज कम गया। तो पतला तार में उतना चमक नहीं रहेगा बल्ब में, मोटा तार होगा तो उस बल्ब में चमक ज्यादा रहेगी। ये सब चीज को प्रूफ इसके अपनी जगह पे करेंगे, ये तो अभी इंट्रोडक्शन में जान रहे हैं। अब देखिए चार्ज पार्टिकल हम पढ़ते हैं, किसी चीज पर चार्ज है प्लस या माइनस का, तो चार्ज पार्टिकल जो होती है उसको हम आवेशित करने कहते हैं चार्ज पार्टिकल को। अगर प्लस रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज, माइनस रहेगा तो हम उसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ये सब तो मालूम होगा। अब हम जानते हैं कि विभव क्या होता है, वोल्ट। विभव के बारे में देखेंगे कि जब हम किसी यूनिट, ज्यादा को नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को कहां से, तो इन्फिनिटी से, कहीं से, इन्फिनिटी से किसी खास पॉइंट तक लाएंगे, तो लाने में जो हमको वर्क काम करना पड़ा है तो उसको उस पॉइंट पर हम विभव, वोल्ट कहते हैं। यह रहता है स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, टेंसर क्वांटिटी क्या है, ये सब जानेंगे। अभी जान लीजिए स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कितना है, लेकिन उसमें डायरेक्शन की चर्चा नहीं होती है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में कितना है, मैग्नीट्यूड की भी चर्चा होती है और डायरेक्शन की भी चर्चा होती है। अब जो चीज ना स्केलर है ना वेक्टर है, उसी को हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो ये सब अपने अपने चैप्टर में जानिएगा। अभी इंट्रोडक्शन में सिर्फ इसको सुन लीजिए, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। कूलम्ब चार्ज को देखिए, कूलम्ब क्या है, तो जब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी खास पॉइंट लाने में अगर हमको 1 जूल काम करना पड़ा है, वर्क का यूनिट जूल होता है, 1 जूल काम करना पड़ा है, तो उसको हम 1 वोल्ट कहते हैं। देखिए सब कुछ एक एक लीजिएगा तो उसको भी 1 कहते हैं। पढ़ते हैं ना हम, 1 सेकंड क्या है,
1 मीटर क्या है, 1 वोल्ट क्या है। तो सब कुछ जब एक एक लेते हैं कि एक को एक तक लाने में एक काम करना पड़ा तो उसी को एक, उसी का इस तरह से कहते हैं। सब अपना यूनिट क्या है उसका भी डेफिनेशन सब होता है, उसको पढ़िएगा जानिएगा। तो उसी को हम एक विभव कहते हैं। अब देखिए ये है ए, ये है पी पॉइंट, प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। धनावेश जो होता है मानी पॉजिटिव चार्ज, वो हाई वोल्ट से लो वोल्ट की तरफ जाता है, लेकिन जो निगेटिव चार्ज होता है वो लो वोल्ट से हाई वोल्ट की तरफ जाता है। अर्थ जो है ना, अर्थ को माना गया है कि इसका वोल्ट 0 होता है। अब किसी चीज का चार्ज अगर 0 से ज्यादा है या 0 से कम है तो उसको अर्थ के वोल्ट से ज्यादा या कम माना जाएगा। वोल्टेज चार्ज के कारण, दो पॉइंट है उसके बीच में चार्ज के कारण वोल्टेज जो है उस पॉइंट पर दोनों वोल्ट्स का कितना डिफरेंस है वही होता है। यह लो वोल्ट पॉइंट से हाई वोल्ट पॉइंट तक, लो से हाई तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना काम किया गया है उसी के बराबर होता है वोल्टेज। इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। फॉर्मूला याद रखिए, वर्क बराबर वोल्ट इंटू क्यू होता है चार्ज। एक अच्छा एग्जांपल से समझते हैं। जिस तरह से ये एक फ्लास्क है, एक बर्तन है, इसके बीच में एक वाल्व लगा दिए हैं और इसमें पानी भर दिए हैं। तो एक तरफ पूरा पानी भरे हैं, एक तरफ थोड़ा ही पानी भर दिए वाटर है। अब वाल्व बंद कर दिए हैं कि इधर उधर पानी नहीं जा सके। तो अभी तक तो पानी एक ज्यादा ऊंचाई पर एक कम ऊंचाई पर रुका हुआ है क्योंकि वाल्व बंद है। लेकिन जैसे वाल्व हम खोल देंगे तो जब तक इस दोनों का पानी, दोनों लोब का पानी बराबर नहीं हो जाएगा तब तक पानी आता ही रहेगा। कहीं बांध रहता है उसको तोड़ दिया जाता है तो तब तक पानी फ्लो करता है तेजी में जब तक के दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। जैसे जैसे बराबर होगा वैसे वैसे वो धीरे धीरे चलेगा, लेकिन बराबर होकर के वो रुकता है। तो उसी तरह से जब दो विभव का अंतर, भाई ना विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो जब दो विभव का अंतर मतलब विभवांतर होता है तो उसमें भी इसी तरह का होता है। उसमें तो पानी नहीं रहता है, उसमें रहता है कि दोनों विभव पर चार्ज रहता है। जब तक दोनों चार्ज ना बराबर हो जाए तब तक चार्ज फ्लो होता रहता है। अब प्लस से माइनस की तरफ होगा या माइनस से प्लस की तरफ होगा, उसी को जानना है कि कौन किधर फ्लो करता है। देखिए इसमें एक चीज बहुत अच्छा जानिए कि जैसे बैटरी है, सेल, तो उसको पढ़िएगा। जैसे हम एक बैटरी को बैटरी कहते हैं, टॉर्च की, घड़ी की, जो बैटरी से हम लाने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि एक बैटरी दीजिए, तो बैटरी दे देता है। वो डाल्टा वाला हाल है। तो बैटरी जो हुआ वो बैटरी थोड़े हुआ, वो सेल हुआ। जब सेल को एक ग्रुप में कनेक्ट कर देते हैं तो सेल के ग्रुप को बैटरी कहा जाता है। तो वो तो एक सेल हुआ। लेकिन काली वाली जो बैटरी होती है, अब देखिए उसमें बैटरी का टाइप सब पढ़िएगा, जब बैटरी पढ़ेंगे लोग, लाइट सेल, ड्राई सेल सब। तो काली वाली जो बैटरी है उसके अंदर बहुत सारा सेल सब रहता है, तो उसको बैटरी कहना ठीक है। तो उसको जब हम चार्ज करते हैं, तो अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था कि इन्फिनिटी से जब चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को किसी खास पॉइंट तक लाया जाता है, उसमें जो वर्क किया जाता है तो उसको हम विभव कहते हैं। तो उसी तरह से जब चार्ज करते हैं काली वाली बैटरी को, हर बैटरी चार्ज नहीं होती है, तो बैटरी के टाइप में उसको पढ़िएगा। तो करंट क्या करता है कि वर्क किया, कुछ फोर्स उसका खर्च हुआ, करंट कुछ लॉस हुआ, एनर्जी। उस वर्क से सारे के सारे चार्ज को एक
छोड़ के जमा कर देता है। अब पॉजिटिव पर या निगेटिव पर अभी देखिएगा तो वो उससे क्या हो जाता है कि एक तरफ पूरा चार्ज जमा हो गया, एक तरफ खाली रहा। अब फिर जब उस बैटरी से हम वर्क शुरू करेंगे तो जिधर चार्ज जमा है और जिधर एक तरफ खाली है, तो जब उस बैटरी से कोई वर्क करेंगे तो एक तरफ जो चार्ज जमा है फ्लो कंटिन्यूअसली करेगा दूसरे पोल पे, तो इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअसली फ्लो हुआ तो वही करंट बन तो गया। अब एसी या डीसी सब टाइप को जानेंगे, लेकिन तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, दोनों तरफ का चार्ज बराबर ना हो जाए। जब दोनों तरफ का चार्ज बराबर हो जाएगा तो बैटरी हो गई डिस्चार्ज, फिर से उसको चार्ज कीजिए। तो इसमें तो पानी नहीं रहेगा, इसमें तो जो बैटरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो पानी का हमने एग्जांपल बताया था। तो इसमें क्या बराबर होता है, पानी नहीं, इसमें क्या बराबर होगा, चार्ज बराबर होगा। करंट द्वारा चार्ज को एक तरफ जमा कर दिया जाता है वर्क करके, तभी बदलाएं। और वर्क होने पर जब उसमें फिर काम होगा, जब दोनों तरफ का चार्ज बराबर हो जाएगा तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। और चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि उसका विभवांतर, विभव का दोनों अंतर मतलब विभवांतर, जब तक दोनों का विभवांतर बराबर ना हो जाए तब तक चार्ज फ्लो होता रहता है। जैसे पानी दोनों बराबर ना हो जाए तब तक पानी फ्लो होता रहता है, बस उसी तरह की बात इसमें भी है। अब देखिए विभवांतर के अधीन, विभवांतर के ही अंदर में जो चार्ज फ्लो होता है, तो चार्ज में फ्लो होने को ही हम करंट कहेंगे, करंट कहते हैं। और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होता है उसके उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, और यह इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे देखिए ये एक कंडक्टर, ये कोई तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन उधर के तरफ मतलब लो वोल्ट से हाई वोल्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, तो करंट उसके अपोजिट इस तरफ फ्लो होगा। लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं कि पॉजिटिव हमेशा हाई वोल्ट से लो वोल्ट की तरफ आता है, तो अगर पॉजिटिव हाई से लो की तरफ फ्लो हो रहा है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। कहे कि जिधर प्लस फ्लो होगा उधर ही करंट भी फ्लो होगा, और जिधर माइनस इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अब देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये किसको कहते हैं, किसी चीज के तार के जैसे मोटाई, तार है ना, जिसको काट दिए, तार को काटे तो जितना मोटाई उसका हुआ वही हो गया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, देखिए सब एक एक ले रहे हैं, तो उससे होकर के गुजरने वाला जो करंट आई है उसको हम 1 एम्पियर कहेंगे। सब एक एक लिए हैं तो यूनिट का हिसाब 1 एम्पियर कहलाता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकंड। यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया से टी टाइम में, अब देखिए अब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया से टी टाइम में क्यू कूलम चार्ज फ्लो होता है तो आई बराबर टी टाइम में क्यू कूलम चार्ज फ्लो होता है तो करंट बराबर क्यू बाई टी कूलम पर सेकंड। तो आई बराबर क्यू बाई टी एम्पियर, इसको लिख दिया एम्पियर, इतना एम्पियर होगा। अब फिर देखिए ऐसा अरेंजमेंट हम कर देंगे जिससे होकर के करंट फ्लो होने लगे, तो अरेंजमेंट होगा हमेशा कंडक्टर से, तो जिससे होकर के करंट फ्लो होता है जहां से जहां तक, उसके वे को, पाथ को, रास्ता को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, मतलब उसका रास्ता इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। सर्किट में यदि करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, सर्किट में अगर करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसको हम
डायरेक्ट करंट डीसी कहेंगे। लेकिन जब सर्किट में एक खास टाइम तक करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो और फिर एक खास टाइम तक, उतने ही टाइम तक उतना ही हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो उसको हम अल्टरनेटिंग करंट एसी कहते हैं। जैसे देखिए ये है ना ग्राफ, डीसी हमेशा सीधा ग्राफ आता है, एक्सिस के ऊपर नीचे वेव के तरह वो नहीं चलता है। ये हो गया डीसी। देखिए प्लस माइनस करंट है, जीरो माना है यहाँ। अब एसी में देखिए जीरो जितना ऊपर गया उतना ही नीचे, फिर जितना ऊपर उतना ही नीचे, और टाइम भी हमेशा बराबर। तो ये हो गया एसी। अब देखिए इसमें जानिएगा, ये अब इसकी कुछ बात सबको जानिएगा वेव में। अब वेव क्या होता है, किसी रस्सी को एक बार हिला के छोड़िए तो ऐसे ऐसे करते हुए वहां तक पहुंचेगा। किसी पानी में पत्थर फेंकिए तो पानी ऐसे ऐसे करेगा, दूर जा जाए तो वो कम हो जाएगा। साउंड वेव के फॉर्म में चलता है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसे वेव सब। तो वेव जो जानिएगा तो वेव में समझिएगा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्रेस्ट और ट्राउ क्या होता है, वेव क्या होता है, वेव लेंथ क्या होता है। तो देखिए यही अब टी टाइम बराबर टाइम है। अब कितना ऊपर नीचे गया, इसका ग्राफ, इसकी जो दूरी होती है वो होता है π/2। अब यहां से जितना ऊपर नीचे गया उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब यहां एक पूरा कंप्लीट किया, यहां से शुरू किया, फिर यहां इस एक्सिस से एक्सिस तक आने में जितना लगा टाइम उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये सब चीज उसमें जानिएगा। करंट में 11 में कुछ बात है जो 10 में नहीं है, इसलिए इसे हीट स्टेम ब्रिज बोले थे, वो 11 की चीज है, 12 की चीज है। उसी तरह से ट्रांसफार्मर भी इसमें बहुत शॉर्ट में दिया है। ट्रांसफार्मर का बताया 11 में पढ़िएगा कि ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेटेड क्यों किया जाता है। गाड़ी का जो इंजन होता है ऐसे कटा कटा रहता है, काहे कटा बनाता है, ये देखने में खूबसूरत लगेगा, इसलिए कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। हर जगह से गर्म होगा इंजन तो हर जगह से हीट निकलेगा। ट्रांसफार्मर में क्या है, हर जगह से हीट बाहर निकलेगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ये सब 11-12 की चीजें वहां पर मिलेगा। अब देखिए करंट की जो वेलोसिटी होता है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आदमी की वेलोसिटी नहीं ना है, गाड़ी की वेलोसिटी नहीं ना है, उसको मोशन कहेंगे उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया, वही तार की मोटाई से I एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और जबकि उसके दोनों छोरों के बीच में विभवांतर कितना है, V वोल्ट है, तो t टाइम में, t सेकंड में चार्ज पे कितना वर्क किया गया है, तो वर्क निकालेंगे तो W बराबर VQ, चूंकि Q बराबर होता है IT, तो W बराबर VIT जूल, इतना वर्क किया गया है। देखिए ये हमने बना दिया है आमीटर का सर्किट, ये वोल्ट मीटर का सर्किट। देखिए आमीटर है, बैटरी से जुड़ा हुआ, ये बल्ब है। आमीटर को हमेशा हम सीरीज में जोड़ते हैं ताकि सारा करंट सीरीज में एक ही होकर के गुजरता है, तो ना सारा करंट हम आमीटर से नाप सकते हैं। उसी तरह से वोल्ट मीटर है, सर्किट से होकर के, देखिए वोल्ट मीटर में क्या लिखे हैं कि सर्किट, करंट का जो रास्ता होता है पूरा सर्किट से होकर के करंट के कारण दो पॉइंट के बीच में जो अंतर होता है उसी को हम विभवांतर वोल्टेज कहते हैं। इसको हम वोल्ट मीटर से नापते हैं। इसको सीरीज में नहीं, इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है, लेकिन पैरेलल में जोड़ने से थोड़ा सा उसके वैल्यू में थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा आ जाता है। लेकिन इसको वोल्ट मीटर को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है पैरेलल में, आमीटर को सीरीज में, हाउस वायरिंग पैरेलल में की जाती है।
तो अब देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या है, ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम को समझना है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म, ग्राफ सब समझना है, कुछ और बात सब है उसको देखना है, फिर उसके बाद रेसिस्टेंस के बारे में और कुछ उसका न्यूमेरिकल सब देखेंगे, खत्म होगा। फिर जैसे जो बोले थे वैसे वैसे बुक सब चैप्टर चलता चलेगा। तो इसको गौर से देखिए, ओम्स का नियम, ओम लॉ क्या होता है। कंडक्टर से फ्लोइंग करंट की इंटेंसिटी, देखिए कोई कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है तो कितना तेज, कितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, उसके सिरों के बीच विभवांतर का, तो उस सर्किट के दोनों सिरा के बीच में जो विभव का जो अंतर होगा विभवांतर, उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा समानुपाती होता है। यही है ओम्स का नियम। ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको शॉर्ट में ऐसे जानिए कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। ऐसे देखिए, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगा। इतना बात है, इसी को खाली हमको लिख देना है। ऐसे देखिए, अगर करंट बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ा, करंट घटा तो वोल्टेज घटा। इसका मतलब वोल्टेज किस पर डिपेंड किया, करंट पे। तो डिपेंड करना को हम लिखते हैं प्रोपोर्शनल टू समानुपाती, और डिपेंड नहीं करना, उल्टा डिपेंड करना को लिखते हैं उल्टा समानुपाती। उल्टा समानुपाती होता है 1/, और सीधा समानुपाती होता है डायरेक्टली समानुपाती। तो देखिए इसमें कैसे होता है, वोल्टेज इस आई करंट पे डिपेंड किया, मतलब इसका समानुपाती है, मतलब वोल्टेज करंट का समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी को उल्टा भी लिख दे तो बात बराबर है। ऐसे लिख दीजिए V प्रोपोर्शनल टू I। देखिए V प्रोपोर्शनल टू I हमने ऐसे लिख दिया। अब V अब प्रोपोर्शनल को हटा करके बराबर दिया जाता है और एक कोई कांस्टेंट लगाया जाता है। तो V प्रोपोर्शनल को हटा के हमने बराबर दिया और एक कांस्टेंट लगा दिया R, और ये I के I, तो V बराबर R I। इसको ऐसे भी लिख दें अगर हम V बराबर I R, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से R निकाल लें तो R बराबर V बाई I, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं से I निकाल लें तो I बराबर V बाई R, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूमेरिकल में यही V निकालने के लिए, R निकालने के लिए, I निकालने के लिए, वोल्टेज निकालने के लिए, रेजिस्टेंस निकालने के लिए और करंट निकालने के लिए देगा। तो न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएगा, इसको ध्यान रखिए। अब देखिए 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर बराबर 1 ओम, यही है ओम का साइन। इसको ग्राफ में हम कैसे समझेंगे, देखिए ग्राफ बना दिया है हम। इस पर एक्स एक्सिस है, तो इस पर हमने रख दिया है वोल्टेज, और वाई एक्सिस है, इस पर हमने रख दिया है करंट। देखिए ये बीच हम बिल्कुल सीधा बनाए हैं इस तरह से ग्राफ, लेकिन इसमें समझना क्या है, देखिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कहीं कहीं जितना ही पॉइंट पे हम मानना चाहेंगे मानेंगे। देखिए क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, इधर भी देखिए करंट भी बढ़ रहा है, मतलब एक करंट भी बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है। करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। यही इसका ग्राफीय निरूपण हो गया। अब कुछ बात सब देखिए, ऐसा पदार्थ जिसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगा वही कंडक्टर हुआ करता है, जो कि मेटल का होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा होगा ना, कंडक्टर का होता है, तो वो अच्छा कंडक्टर होगा, उसमें ज्यादा करंट चलेगा, उसका वोल्टेज ज्यादा रहेगा, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा। और सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है, चांदी। तो चांदी का जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो सबसे ज्यादा होगा, कितना होता है 10 का पावर 7 पर ओम पर मीटर होता है। टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टर की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घटती है, लेकिन देखिए कंडक्टर तो है, चांदी अच्छा कंडक्टर तो है, और भी बहुत सारा कंडक्टर तो है, उसमें करंट
आसानी से फ्लो तो हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से, लेकिन अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे या दूरी बढ़ा देंगे तार की जो अभी बतलाए थे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वही ना फ्लो होता है तो वही करंट बनता है। तो ज्यादा दूरी रहेगी तब, या हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब, तार को गर्म करेंगे तब, और तार को गर्म करेंगे तब, और दूरी बढ़ी रहेगी तब। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तार पतला रहेगा, दूरी लंबी रहेगी, टेम्परेचर और मिलेगा, तो दूरी जाने से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में अब थोड़ा सा जगह है, केवल सब उसमें जा रहा है, तो जा करके सब एक दूसरे से रगड़ लेगा, टकराएगा, फ्रिक्शन होगा और कॉलिजन, टक्कर होगा, तो और उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ज्यादा जो हीट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर से उधर हो गया, और ज्यादा जो हीट प्रोड्यूस हुआ तो हीट कहां चला गया, एटमॉस्फेयर में। तो करंट की कुछ एनर्जी हीट में बदल के एटमॉस्फेयर में चली गई, तो एनर्जी घट गई। तो उसको तो एनर्जी नहीं कहा कि जो उतना बल्ब अच्छा से ग्लो करेगा, उतना अच्छा वोल्टेज देगा, उतना दूर तक जाकर अच्छा से बल्ब को जला देगा। इसलिए दूरी बढ़ने से, तार का मोटाई घटने से, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ले तो जा रहा था करंट, लेकिन उसके टक्कर और रगड़ की वजह से उसका वोल्टेज करंट घट गया, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वही तो ले जा रहा था शुरू में। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बतलाया था। अब देखिए, जिसका भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस बहुत कम होता है उसको कहेंगे कंडक्टर का उल्टा इंसुलेटर। तो ये सब कम पाया जाता है किसमें, नॉन मेटल में, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं। तो कौन ले जाएगा करंट को, कौन करंट बनाएगा, तो उसमें काहे के लिए टक्कर होगा, काहे के लिए दूरी और लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया, सबसे क्या मतलब है। सिरामिक्स है, इसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 10 का पावर -7 पर मीटर होता है। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन तो पाया नहीं जाता है, जैसा ज्यादातर नॉन मेटल में देखा गया है। कुछ एक्सेप्शन भी है जो हम बतलाए थे। कार्बन नॉन मेटल होने के बाद भी जो ग्रेफाइट है उसमें करंट फ्लो होता है। ऐसा पदार्थ जिसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के बीच के हिसाब में माना जाता है, उसको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है 2.5 × 10⁻⁴ से लेकर के 0.25 × 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर के बीच में, उसी रेंज में होता है। कम हुआ इसलिए इसमें करंट थोड़ा थोड़ा चलता है। दोनों के बीच का माना जाता है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का करंट चलने का पावर। लेकिन एक बात है, इसमें मतलब कि सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ जाता है, मतलब करंट और वोल्टेज बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस घट जाएगा। मतलब सेमीकंडक्टर को गर्म करेंगे तो उसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा। इनसे अब सेमीकंडक्टर से क्या चीज बनाया जाता है, सेमीकंडक्टर डायोड बनाया जाता है, ट्रांजिस्टर बनाया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जाता है, और मेमोरी चिप सब जो होता है वो बनाया जाता है। कुछ पदार्थ की रेसिस्टिविटी एक विशेष ताप से कम होने पर 0 हो जाती है। कुछ ऐसा भी पदार्थ होता है जिसका रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टिविटी कुछ खास टेम्परेचर से भी कम हो गया तो उसका रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टिविटी उसकी 0 हो जाती है। तो रेसिस्टिविटी रहबे नहीं करेगी, तो खूब अच्छा करंट वोल्टेज रहेगा उसमें। उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे शीशा में, जिंक में, एल्युमिनियम में, बिस्मथ और सोना, मॉलिब्डेनम कार्बाइड, कार्बाइड प्लस टंगस्टन, नायोडियम नाइट्राइड, कुछ प्योर मेटल का ट्रांजिशन टेम्परेचर दिया गया है
272.65 डिग्री सी से लेकर -263 डिग्री सी के बीच होता है। अब कुछ मिश्र धातु है, उसके लिए जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो -72.85 डिग्री सी से लेकर के -255 डिग्री सी के बीच होता है। तथा कुछ सिरामिक्स है, जैसे बिस्मथ, लेड, स्कैंडियम, कैल्शियम, कॉपर और ऑक्सीजन, इसके लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर -170 डिग्री सी होता है। ये होता है, उसके नीचे जो चला जाएगा टेम्परेचर तो उसकी रेसिस्टिविटी खत्म हो जाएगी, तब बहुत अच्छा करंट वोल्टेज रहेगा, उसमें रेसिस्टिविटी जो 0 हो जाएगी। अब देखते हैं रेसिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध क्या होता है। देखिए जहाँ पे ओम्स लॉ काम नहीं करता है वहाँ पे आता है किरचॉफ्स लॉ, तो वो 11-12 का चीज है, उसको नहीं पढ़ना है। किरचॉफ्स लॉ आगे पढ़ना है, ओम्स लॉ इसमें पढ़ लीजिए। तो अब देखिए प्रतिरोध, रेसिस्टेंस के बारे में ये क्या होता है। करंट के फ्लो होने में जो सबस्टांस विरोध पैदा करता है उसे रेसिस्टेंस कहते हैं। देखिए करंट फ्लो हो रहा है कहीं भी किसी चीज से, अब फ्लो होने में जो उसको रुकावट पैदा कर रहा है, उसको फ्लो नहीं होने देना चाह रहा है, उसी चीज को कहा जाता है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? हवा भी देखें ना, हवा भी रेसिस्टेंस का काम करता है। और जो भी इंसुलेटर है, रबर, शीशा, ये सब तो काम करता है रेसिस्टेंस का ही। देखिए हवा रेसिस्टेंस का काम करता है, कैसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं, ये सब प्रैक्टिकल में या ऐसे भी मालूम कर सकते हैं। कोई तार है, करंट उसको इधर बैटरी से या कहीं से मिल रहा है, उधर कोई बल्ब जल रहा है, आप तार को ऐसे काट दीजिए बीच से, इतना दूर हटा हटा के पकड़ लीजिए कि करंट ऐसे आए, फिर इतना दूर में हवा में उड़ के फिर इसमें चला जाए तो उधर बल्ब जल जाए, तो नहीं ना होगा, नहीं ना जलेगा। तो हवा रेसिस्टेंस का काम किया। कागज, कचकड़ा, कांच, प्लास्टिक, रबर, ये सब तो रेसिस्टेंस का काम करता है। अब देखिए अगर हवा रेसिस्टेंस नहीं होता तो क्या दिक्कत होता? तार तो अब देख रहे हैं कि बंद आ रहा है, तो पहले देखते थे खुला हुआ था, आज भी जो हाई वोल्टेज का करंट सब होता है वो खुला हुआ तार में ही जाता है, तो निकल के सब में फैलता, उड़ता करंट, और लोग तो सब मर जाता कोरोना की तरह से। इसलिए वो हवा में करंट नहीं चलता है, हवा उसका रेसिस्टेंस का काम करता है इंसुलेटर की तरह से। पानी जो बरसता है तो जो छोटा वाला तार होता है 11,000, 33,000, उसको देखिएगा कि ज्यादा ऊंचाई से नहीं गया रहता है, और ऊपर से पानी बरस रहा है, उसको नीचे से जा रहे हैं या क्रॉस करते हैं, तो पानी जो बरसता है तो पानी का तो पूरा सिलसिला ना रहता है हमारे बॉडी से लेकर के तार तक, ऊपर तक, लेकिन फिर भी करंट नहीं लगता है। तो प्योर वाटर जो होता है बरसता है पानी, उसको प्योर वाटर मानते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। और किसी चीज से वो मिल गया तो इम्प्योर हो जाता है, डिस्टिल्ड नहीं रहता है। इंजेक्शन देने के लिए जो वाटर होता है, कॉलेज के पानी को लेकर के इंजेक्शन देते हैं तो बढ़ जाएगा ना, तो उसके चलते होता है डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर जो प्योर वाटर होता है वो कंडक्टर नहीं होता है, उसमें करंट नहीं चलेगा, नहीं तो ऐसे लिक्विड में तो करंट चलता ही है। पढ़िएगा, जब सॉलिड में करंट चलता है, लिक्विड में और गैस में तो नहीं जाएगा, उसके चलते उसका कुछ प्रयोग एक्सपेरिमेंट सब किया गया था, जहां पर जो आएगा उसको बताएंगे, इसको भी देखिए। तो रेसिस्टेंस, प्रतिरोध को हमने देखा कि करंट के चलने में जो दिक्कत, विरोध पैदा करता है उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। देखिए ऐसे होता है, ओम लिखा जाता है। लेकिन ओम को अगर हम उल्टा कर दें, मतलब रेसिस्टेंस नहीं रहे, कंडक्टेंस हो, रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी हो, मतलब रेसिस्टेंस का उल्टा की अगर बात कीजिएगा तो उसको रेसिस्टेंस का उल्टा लिखिए। ओम है ना, तो ओम का उल्टा लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ हमको लिखना है रेसिस्टेंस का उल्टा, मतलब कि ओम का उल्टा, मतलब इसका उल्टा। तो ओम का उल्टा, ओम का उल्टा 1/, पता है ना ऐसा। देखिए कभी कभी एक बात आया था, एक लड़का वो पढ़ा रहा था, सब पूछे थे कि 3 का उल्टा क्या होगा, तो लड़का लिख दिया ऐसे होगा, नहीं ना होगा। तो किसी चीज का उल्टा क्या होता है,
उसके नीचे में एक छिपा रहता है, उसका उल्टा कर दीजिए 1/3, ये ना उसका उल्टा हुआ। उसी तरह से ओम, इसका उल्टा 1/ओम, या ओम ऊपर जाएगा तो ओम -1, या इसी को उल्टा लिख लीजिए OHM MHO, या इसी को साइमन में बताया था, इसलिए इसको हम साइमन भी कहते हैं। ये रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है। रेसिस्टेंस का जो सिंबल होता है, देखिए ऐसा सिंबल होगा रेसिस्टेंस का। और इसके बारे में भी हम जो कुछ न्यूमेरिकल सब बनाएंगे, तो रेसिस्टेंस में देखेंगे कि जब ग्रुप में है या सीरीज में है, ग्रुपिंग है, सीरीज है या पैरेलल में है, तो उसका कुछ न्यूमेरिकल सब होगा, उसको भी देखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता मतलब रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस उस पदार्थ का एकांक क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले यूनिट लंबाई, देखिए सब यूनिट ले रहे हैं, कि खंड का रेसिस्टेंस होता है। किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा कब? जब उसके सिरों के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर हो रहा हो, सब कुछ 1-1 हो रहा है, पर उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, सब कुछ 1-1 हुआ है। कांस्टेंट रेसिस्टेंस, अब देखिए रेसिस्टेंस जो है लगभग कांस्टेंट रहे, बढ़ घट उसका मान ना हो, तो ऐसा भी मैग्नीज के तार का बनाया जाता है, जो एक एलॉय मिश्र धातु होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस पर देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। अगर T डिग्री सेंटीग्रेड पर, मान लेते हैं कि टेम्परेचर T डिग्री है, T डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पर मेटल का कोई वायर है, तो उसका रेसिस्टेंस कितना है? मान लेते हैं कि R1 ओम है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसी मेटल के वायर का रेसिस्टेंस R0 ओम है। तो RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T, देखिए फार्मूला याद रखिएगा, जहां अल्फा जो है प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। अब देखिए अल्फा बराबर RT माइनस R0 इंटू 1/T, जहां T डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर था वो बढ़ जाने से रेसिस्टेंस भी कुछ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल है तो रेसिस्टेंस भी कुछ बढ़ेगा, तो बढ़ के वो हो गया RT माइनस R0/R0, यही हो गया। जबकि कुछ नॉन मेटल है, उसका प्रतिरोध मानी रेसिस्टेंस ताप के बढ़ने से घट जाता है सेमीकंडक्टर की तरह से। जैसे कार्बन की छड़ है, कॉपर सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, ये सब नॉन मेटल है, ये सब का प्रतिरोध मानी रेसिस्टेंस ताप के बढ़ने से घट जाता है, लेकिन मेटल का रेसिस्टेंस ताप बढ़ने से बढ़ जाता है। कुछ एलॉय मिश्र धातु, जैसे निकल कॉपर को मिला देंगे तो बनेगा यूरेका, निकल लोहा को मिला देंगे तो बनेगा मैग्नीज। ये सब का प्रतिरोध ताप गुणांक कम होने से, ये सब का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है ना, ये सब का कम होता है, इस मिश्र धातु का, तो कम होने से इससे मानक प्रतिरोध मानी इसी के हिसाब से किसी चीज को हम मेजर करेंगे, उस टाइप का प्रतिरोध बनाया जाता है। नाइक्रोम जो होता है निकल और क्रोमियम, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत ज्यादा होता है, तो इससे हम हीटर के लिए या आयरन जो करते हैं प्रेस सब में इसका यूज किया जाता है। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस को हम क्या करते हैं कि ग्रुप में जोड़ते हैं, मतलब कि पैरेलल में या सीरीज में जोड़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उससे फार्मूला निकलेगा, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाएंगे, जानेंगे। तो देखिए रेसिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में मेनली हम जोड़ते हैं, मिक्स्ड में भी जोड़ते हैं, तीनों एक में मिला देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि छोटे मान का अगर रेसिस्टेंस है तो उसको सीरीज में जोड़ दीजिए तो सब जुड़ के एक बड़ा मान का रेसिस्टेंस मिल जाएगा, या अगर बड़ा मान का रेसिस्टेंस है तो उसको पैरेलल में जोड़िए ताकि एक छोटे मान का रेसिस्टेंस हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए घर में जो पैरेलल जोड़ते हैं ताकि रेसिस्टेंस कम रहे, और यहाँ रेसिस्टेंस बढ़ाना है तो वहां सीरीज में जोड़ दीजिए ताकि रेसिस्टेंस बढ़े। अब रेसिस्टेंस को जोड़िए
दोनों तरीके से। पहला जोड़ के देखते हैं हम सीरीज समांतर समूह सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को हम जोड़ते हैं। देखिए जोड़े हैं कैसे, ये एक सर्किट है, यहाँ बैटरी लगा दिए हैं, प्लस माइनस आई करंट जा रहा है। देखिए ए बी सी डी सब बल्ब है, ये रेजिस्टेंस R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है, सब से होके आई करंट पार हो रहा है, यही करंट पर ऐसे होके चलता रहेगा। तो देखिए सीरीज में क्या होता है, पूरा एक लाइन से होता है। अगर घर में हम अपने सीरीज में पैरेलल छोड़ करके सीरीज में कॉम्बिनेशन करा देते हैं करंट का, तो अगर एक ठो खराब होगा तो उसके बाद का सब खराब हो जाएगा। सजावट वाला जो देखिएगा जनरेटर वाला शादी में जो लगाता है बल्ब जो करता होता है, उसमें देखिएगा एक अगर खराब होगा तो उसके आगे का सब खराब है। पैरेलल में होता है, घर में वही होता है, एक खराब हुआ तो दूसरा तीसरा फिर हिसाब से चल रहा है तो बचा रहता है। तो इसमें देखिए इसका फॉर्मूला निकलेगा कि सीरीज का क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ओम्स लॉ से देखिए, ओम्स लॉ का होता है V बराबर IR। तो देखिए V बराबर IR है ना, तो V को हम लिखने पर यहां के लिए लिखिए, तो VA माइनस VB दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस में V की जगह VA माइनस VB बराबर IR। अब यहां के लिखिए VB माइनस VC बराबर IR 2 है यहाँ। और उसी तरह से VC माइनस VD बराबर IR3 देखिए लिख दिए। अब सब LHS वाले को एक जगह लिख दीजिए, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। अब देखिए सब कट जाएगा, माइनस VB प्लस VB सब कट के खाली बचेगा VA माइनस VD बराबर सब में वही IR था ना, IR1 IR2 IR3, तो वही R जो है, अगर हम सारे रेजिस्टेंस के लिए एक रेजिस्टेंस सिर्फ I ले लें, R ले लें, तो क्या होगा VA माइनस VD बचा बराबर I, R की जगह पर सिर्फ एक R लिख दीजिए R, तो VA माइनस VD बराबर IR हो गया। अब देखिए इसमें है क्या, अब हम इसमें क्या करेंगे कि R के लिए देखिए ये R कहां से हमको मिला है, इस सब R को जोड़ के मिला है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ रेजिस्टेंस के लिए, तो अगर सीरीज में कभी भी रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सारे रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ देंगे सीरीज में, तो हमको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें लास्ट के रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ लिए थे, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल में जोड़ते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला निकलता है जो न्यूमेरिकल बनाने के काम आएगा। इसमें हमने 5 न्यूमेरिकल अलग अलग टाइप का बता दिया है, इस हिसाब से प्रैक्टिस कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने किया है रेजिस्टेंस का, तो पैरेलल में क्या होगा, सीरीज में था सब एक लाइन में, अब पैरेलल में सब एक लाइन में नहीं रहता है, ऊपर नीचे करके होता है। एक मिक्स्ड वाला होता है जो सब में रहता है, उस आधार पे न्यूमेरिकल है इसमें। तो देखिए यही है सर्किट, यहाँ बैटरी जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस आई करंट जा रहा है, आई करंट निकल रहा है। आई करंट जो गया होगा ए पर, तो ए पर जाने के बाद यहाँ से 3 ब्रांच है, ए पर जाने के बाद जो आई करंट है 3 जगह बट गया होगा, I1 में, I2 में, I3 में बट गया। इसमें रेजिस्टेंस तो R1 R2 R3 तो था ही, ये सब एक जगह फिर आके करंट D पर जमा हुआ है। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे हम, विभव A और D पे कितना विभवांतर है, विभव का कितना अंतर है, कहां अंतर रहेगा, A पर कितना था अब D पर कितना हो गया, यही ना विभवांतर इसका होगा A और D पर। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, पहले जो I करंट गया है, ये करंट 3 जगह में बटा, I जा करके I1 प्लस I2 प्लस I3 पर कहां से बटा है, A से। देखिए A से बटा था। अब इसमें अगर I1 I2 I3 को जोड़ के सब निकल, फिर यहाँ क्या निकलता है, I निकलता है, I करंट निकलता है, उसमें कुछ घट गया होगा, हमको अभी तो फार्मूला हासिल करना है, फिर बाद में हमको देखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो ओम्स लॉ के हिसाब से देखिए, पहले I1 पर देखिए, I बराबर क्या होता है, V/R ओम्स लॉ से। तो I बराबर V, तो V लगे अकेला नहीं लेंगे हम, देखिए कितना अंतर है V और VD का, पोटेंशियल दोनों का कितना अंतर है, अंतर पर घटा दे VA माइनस VD। तो I बराबर V/R होता है, तो I पहले इसके लिए I1 के लिए निकालना है, इसलिए I1 बराबर VA माइनस VD/R1, I2 बराबर VA माइनस VD/R2, I3 बराबर VA माइनस VD/R3। तीनों के लिए हम अलग अलग कर लिया।
ये पोटेंशियल डिफरेंस हम कहां से लिए हैं, ए और डी के वजह से लिए हैं, ब्रैकेट में लिख दिया है। अब देखिए अगर हम ऐसा करते हैं कि R1 R2 R3 सब के बदला में एक R ले लेते हैं, तो VA माइनस VD बराबर क्या होगा, V बराबर IR, तो V बराबर I, सब के बदला में एक R, तो ये I बराबर VA माइनस VD बाई R। अब ये I जो है सबको जोड़ कर आया था, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर VA माइनस VD बाई R1, VA माइनस VD बाई R2 प्लस VA माइनस VD बाई R3। इसमें जो हम सिर्फ निकालेंगे 1 बाई R बराबर निकला है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। मतलब कि अगर न्यूमेरिकल में हम देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है और वो सीरीज में नहीं बल्कि पैरेलल में दिया हुआ है, तो 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 होता है। लेकिन इसका एक ट्रिक है जो याद रखिए, रेजिस्टेंस को जो हम जोड़ेंगे दो ही में जोड़ेंगे, सीरीज में और पैरेलल में। तो सीरीज के लिए तो होता है एक के बाद कि सबको एक लाइन से खाली जोड़ दीजिए और कुछ नहीं। अब पैरेलल के लिए सबका बट्टा का जोड़ कर दीजिए, इसको भी जोड़ना है लेकिन उल्टा करके बट्टे का जोड़ करके जोड़ना है। लेकिन इसके लिए पैरेलल के लिए एक और ट्रिक है, जैसे R है ना, तो R बराबर R1 प्लस R2 बट्टा R1 गुने R2। ये जो इसका ट्रिक है, ये होता है ऊपर R1 गुने R2 बाई R1 प्लस R2। इस तरह से करके इसका ट्रिक है, जल्दी से आसानी से बनाने के लिए। देखिए एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 1। इसको देखिए बनेगा, कह रहा है कि यहाँ A से करंट जा रहा है, अब B से करंट बाहर निकलेगा, करंट I मान लेते हैं। तो आप रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बतलाइए कि उसमें आखिर जो करंट जाएगा यहां से निकलेगा, तो बीच में तो उसको बहुत सारा रेजिस्टेंस मिल गया है, देख रहे हैं 1 2 3 4 का रेजिस्टेंस मिल गया है, तो उसकी वजह से करंट कुछ घट जाएगा ना, उतना करंट तो नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो करंट को रोक करेगा, उसको घटा देगा। तो कुछ घट के कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा यहां से तो नहीं किया, लेकिन यहां से कितना मिला वही निकालना है, उसको कहते हैं R इक्विवेलेंट निकालना। क्वेश्चन में देखिए, इसमें सीधा है तो सीरीज भी हुआ, ऊपर नीचे है तो पैरेलल भी हुआ, एक के में दोनों हो गया तो मिक्स भी कह देंगे। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? देखिए इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले हम इस दोनों को जो पैरेलल है, इस दोनों को पहले हम कर लेते हैं सीरीज में सीधा, इस दोनों भी पैरेलल को पहले हम कर लेते हैं सीरीज में सीधा, तब दोनों बन जाएगा, फिर सीरीज में दोनों को जोड़ देंगे, इतना ही तो करना है। तो पहले जो है देखिए, पहले यहां पर कर लेते हैं ऐसा, पहले इस दोनों का, इस 4 और इस 4 का या तो इस तरह से कीजिए बट्टा का जोड़ से, या इस ट्रिक से कीजिए। हम ट्रिक से ही करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले इस 4 और इस 4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। तो ऊपर नीचे तो हो गया पैरेलल, तो पैरेलल के लिए ट्रिक ये होता है, तो क्या ट्रिक होगा, 4 दूसरा 4 है, तो 4 × 4 बाई 4 प्लस 4, तो 16 बाई 8, मतलब कि 2 निकला। मतलब कि इस पूरा के बदला में क्या निकला, 2 निकला। अभी ऊपर नीचे नहीं रहा, अभी एक सीधा हो गया जो कि 2 हो गया। तो इसके बदला में हम ऐसा लिख दें, इसको हो गया, इधरों करेंगे तो 4 4 था, इधर का वही 2 ही निकलेगा। अब ये हरा वाला समझ नहीं रहा, अभी लाल वाला रहा, लाल वाला भी सीधा, ये भी सीधा, एक ही लाइन में गया। तो हो गया, क्या चीज बन गया, ये सीरीज में। और सीरीज का होता है कि डायरेक्ट जुड़ता है, तो जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2 और 2 4, मतलब R इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो 2 + 2 बराबर 4 ओम इसका आंसर होगा। अब इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये एक ट्रायंगल है, इसमें भी कहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो पहले तो जानेंगे हम कि कहां से जा रहा है करंट, कहां से निकल रहा है। देखो B से जा रहा है, C से निकल रहा है, या कहता A से जा रहा है, C से निकल रहा है, या कहता कि A से जा रहा है, B से निकल रहा है, कोई एक तो बात कहता। तो चलिए इसी में देख लेते हैं, यही दिया है इसका, तीनों कैसे गिरा था ना, तो 1 कैसे जाता, देखिए
जहां से जहां तक कहे उस दोनों कोना को पकड़ के ऐसे खींच लीजिए, बस बन गया सवाल। तो कैसे बन जाता है देखिए, जब हम खींच देंगे तो क्या होगा, देखिए ये दोनों का है, दोनों को पकड़ के खींच देंगे, ये दोनों का था, ये दोनों को पकड़ के खींच देते, ये दोनों का था, इस दोनों को पकड़ के खींच देते। तो अब एक तो खींच के बता देते हैं, तो तीनों में वैसे ही जहां से भी जहां तक कहता है खींचा जाता और बस तुरंत बन जाएगा। कैसे, तो चलिए इसी दोनों को खींचते हैं। इसको जब पकड़ के खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जब खिंचाएगा ऐसे तो ये भी तो सीधा हो जाएगा, ऊपर जो है 60 40 भी तो सीधा हो जाएगा, और नीचे वाला तो एक का सीधा होगा, नीचे वाला नीचे रह जाएगा, ऊपर वाला दोनों सीधा हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा ना, खींचने से ऐसा हो जाएगा 40 और 60 ये हो जाएगा ऐसे, और नीचे वाला जो है एक उठा था ऐसे, बताइए ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 40 और 60 ये था 40 ये 60 और नीचे में था 100, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा खींचने से। इधर इधर खींचते 160 ऊपर 40 नीचे, इधर इधर खींचते 140 नीचे 60 ऊपर, बस आसान बात है। अब ये दोनों का हो गया 40 और 60, ये तो सीरीज में ना है तो जुड़ेगा, 60 और 40 100, और नीचे भी 100। अब इन दोनों के बदला में हो गया 100 और नीचे भी 100, अब 100 हो गया पैरेलल। तो इसको इसका वही फॉर्मूला लगा देंगे 100 × 100 / 100 + 100 हो जाएगा 100 × 100 1 पर 4 0 अब बाय 200 तो 2 50 ओम हो गया इसका आंसर। कितना आसान था। चलिए एक और देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा I बराबर, मतलब कि करंट क्या है निकालिए, या V कहेगा या R कहेगा। फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है, I बराबर V/R, R बराबर V/I, और V बराबर देखिए V बराबर IR, I बराबर V/I। अब क्या बच गया R बराबर V/I, तीन होता है ना, देखिएगा I बराबर V/R, R बराबर V/I और V बराबर IR, ये तीनों का बात है। इसमें I कह रहा है, जैसे बनाएंगे उसी तरह से V भी निकल जाएगा, जैसे बनाएंगे उसी तरह से R भी निकल जाएगा। तो चलिए हम पहले देखते हैं इसको। इसमें देखिए I कह रहा है ना, तो I बराबर V/R होता है। तो V कितना है, यही V है नजर आ रहा है 2V, तो 2 अब बट्टा R कितना है 3.5 ओम, तो यहाँ दिया है, आधा ओम यहाँ दिया है, तो 3.5 और आधा 4 ओम नहीं हो जाएगा, और 4 हो जाएगा तो 1/2 मतलब के आधा 0.45 हो गया ना, आधा 0.5। I है ना करंट का यूनिट एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर। अब हमको तो मिल गया ना I, अब इसी से कहा देगा R निकालिए, था R बराबर V/I, तो V कितना है यही 2, अब I निकला है आधा, तो कितना हो जाएगा 4, R है ना तो ओम। और अब V कहे निकालेंगे तो V बराबर IR, तो I कितना निकला है 0.5 × R निकला है 4, तो 4 पंचे 20 मतलब के 2 वोल्ट है ना, 2 वोल्ट पर आ गया ना, वापस एक था ना 2 वोल्ट। एक बल्ब में 2 मिनट तक, 2 मिनट तक, एक बल्ब में 2 मिनट तक, मिनट मतलब टाइम दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कि 2 मिनट तक, तो टाइम बराबर 2 मिनट, और 2 मिनट मतलब कितना सेकंड 120 सेकंड। 3 एम्पियर करंट फ्लो हो, करंट है 3 एम्पियर मतलब कि I बराबर 3 एम्पियर। तो कितने आवेश प्रवाहित होंगे, आवेश मतलब चार्ज, मतलब कितना Q फ्लो होगा। तो Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है I है 120 और T है I है 3 और T कितना है 120, तो हो जाएगा 360 कूलम, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, हो गया। इसी में कहता है वर्क निकालने के लिए, तो W बराबर होता है V × Q, और तब हम वर्क निकाल लेते हैं।
Q तय निकाल रहे हैं, V निकाल लेते हैं, और Q बराबर होता है IT, तो जो फॉर्मूला जहां यूज होगा वहीं लगाएंगे। चलिए क्लास क्वेश्चन बच गया है दूसरा। एक कंडक्टर पर बैटरी जोड़ने से पठन 10 वोल्ट हो जाता है और V बराबर कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट। यदि 0.05 एम्पियर, बस जब ये एम्पियर है तो करंट का यूनिट मतलब I है, करंट है, तो करंट है 0.05 एम्पियर, धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध क्या होगा मतलब रेजिस्टेंस, तो R निकालना है। हम तीनों फार्मूला बता दिए हैं, RVI का फार्मूला क्या होता है, आसान है, नौ से याद ही होगा। तो R बराबर V/I, V है 10 वोल्ट और I है 0.05, कैलकुलेट कर लीजिए, ये बन गया। इस तरह से करके करंट का ये टॉपिक सिर्फ खत्म हुआ है। इससे रिलेटेड जो हीटिंग इफेक्ट है या कहां से बैटरी सब है और जो रिलेटेड टॉपिक है उसको हम बताएंगे। वीडियो देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिए। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain Hussain sir. सर की Welcome क्लास to Chemistry केमिस्ट्री Garden. गार्डन में आपका स्वागत है। S.K. Hussain सर।